हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच में सप्लाई का दूसरा वीडियो सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि सप्लाई क्या है, सप्लाई किन किन घटकों पर निर्भर करती है या कौन कौन से घटक किसी वस्तु के सप्लाई को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में मैं आगे सप्लाई में के वक्र में, पूर्ति वक्र में किस प्रकार वृद्धि होती है, किस प्रकार कमी होती है और कौन कौन से वैसे फैक्टर हैं, कौन कौन से वैसे घटक हैं जो वस्तु की सप्लाई में वृद्धि या कमी को प्रभावित करते हैं, इसको हम देखेंगे। पूर्ति में वृद्धि। तो सबसे पहले हम सप्लाई का वक्र बनाते हैं। एक्स अक्ष पर वस्तु की सप्लाई को दिखाई जाती है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाया जाता है। वस्तु की पूर्ति को एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है और वस्तु की कीमत को वाई अक्ष पर दिखाया जाता है। हम जानते हैं सप्लाई वक्र नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं की ओर होता है। यानी एस पूर्ति वक्र है, एस पूर्ति वक्र है। जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र किस ओर जाता है। हम जानते हैं जब पूर्ति में वृद्धि होगी तो वस्तु की पूर्ति बाजार में अत्यधिक मात्रा में की जा सकेगी। तो इस स्थिति में पूर्ति वक्र दाएं की ओर, राइट हैंड साइड दाएं की ओर खिसक जाता है और पूर्ति वक्र आपका इस तरह का हो जाता है। S1 ये क्या हो जाएगा, पूर्ति में वृद्धि। SS आरंभिक वस्तु की पूर्ति है और S1 वस्तु की पूर्ति में हुई वृद्धि को दिखाता है। जब हम इसे एक घटकों के आधार पर अध्ययन करते हैं कि वस्तु की पूर्ति में जो वृद्धि होती है वो किन किन घटक से प्रभावित होती है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले वस्तु की पूर्ति में वृद्धि तब होगी जब उत्पादक नई तकनीक का उपयोग वस्तु के उत्पादन में करता है। तो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य वस्तु की में नई तकनीकों का उपयोग करना। अगर नई तकनीक का उपयोग करेगा तो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी, परंतु यदि वह पुरानी तकनीक का उपयोग करेगा तो वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाएगी और वस्तु की पूर्ति वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगी। यानी ये क्या दिखाएगा, पूर्ति में कमी। हम इस वक्र में आरंभिक पूर्ति वक्र SS, पूर्ति वक्र में वृद्धि S1 पूर्ति वक्र में कमी S2 इस तीनों को एक साथ लेके चलते हैं ताकि हमारा विश्लेषण एक अच्छा हो सके और हम एक कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ सकें। यदि उत्पादक अपनी व्यवसाय में, अपने उत्पादन में नई तकनीक का इस्तेमाल उत्पादन की गतिविधियों में करता है
तो उसकी पूर्ति में वृद्धि होगी और पूर्ति वक्त SS से घसक कर S1 हो जाएगा। परंतु यदि उत्पादक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल वस्तु के उत्पादन में करता है तो उसकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु का जैसे जैसे उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन में लगे हुए मशीनों की उत्पादन क्षमता में गिरावट होती है, गिरावट आती है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन या ह्रास कहते हैं। इसलिए वैसे मशीनों की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाने से वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है और वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाती है, जिससे वस्तु की पूर्ति वक्त बाएं की ओर खिसक जाती है। दूसरा पॉइंट होगा बाजार में नए उद्यमियों का प्रवेश। यदि मार्केट में नए उद्यमी प्रवेश करते हैं, और नए उद्यमी क्यों प्रवेश करेंगे? यदि सरकार की नीतियाँ उस वस्तु के उत्पादन में अनुकूल हो। यदि सरकार बाजार में ऐसी नीतियों का निर्माण करती है जो उत्पादनकर्ता के लिए अनुकूल हो, उत्पादनकर्ता उद्यमी उससे प्रोत्साहित हो, सरकार छूट का प्रावधान देती है, टैक्स में छूट देती है, नए ऐसे जोन बनाती है जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, या जिससे SEZ हम जानते हैं। उसके बाद STP होता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कहते हैं, जहाँ पे ऐसे क्षेत्र में व्यवसाय या उत्पादन करने वाले कंपनियों को कई तरह के टैक्सों में छूट दी जाती है। तो नए व्यवसायी आते हैं और वो वस्तु का उत्पादन करते हैं और वस्तु की पूर्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा वस्तु की पूर्ति में वृद्धि इसलिए भी होती है और उत्पादनकर्ता इसलिए भी आते हैं क्योंकि अगर पहले से उस अर्थव्यवस्था, उस देश की अर्थव्यवस्था में जो कंपनी उत्पादन करती है, व्यवसाय करती है, उससे अतिरिक्त लाभ होता है, ज़्यादा फायदा प्राप्त मिलता है, तो उसके फायदे को देखकर और भी कंपनियां उस अर्थव्यवस्था में आकर व्यवसाय करती है और उत्पादन में लग जाती है, जिससे कि वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट होगा कि वस्तु की उत्पादन लागत। यदि कंपनी वस्तु की उत्पादन लागत को कंट्रोल कर पाई है, कम कर पाई है, नियंत्रण कर पाई है, उसमें कम हो पाई है, तो कम लागत पे अगर कंपनी वस्तु का उत्पादन करेगी तो उससे अधिक फायदा होगा और वह और भी ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगी, जिससे वह और भी अधिक वस्तु को बाजार में लेके आएगी और वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो पाएगी। इसके साथ साथ यदि हम जानते हैं कि कुछ वस्तु मानसून पे बेस्ड होता है, तो मानसून अगर अच्छा होगी तो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी, अगर मानसून कम होगा तो वस्तु की पूर्ति में कमी आएगी। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे उद्यमी हैं जहाँ पे जो इनोवेशन करने के लिए, नए नए अनुसंधान करने के लिए उसमें निवेश करते हो, तो ऐसी स्थिति में इनोवेशन अत्यधिक होने पर वस्तु के उत्पादन के तरीकों में बदलाव आएगा और नई नई वस्तुओं का बाजार में प्रवेश हो पाएगा। तो जब उद्यमी बाजार में अर्थव्यवस्था के अंदर रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, तो उस जोखिम उठाने का फायदा उपभोक्ता को मिलता है, क्योंकि उद्यमी जोखिम उठाकर नई वस्तुओं को बनाते हैं। नई वस्तुओं को बनाने के लिए वह एक अनुसंधान करते हैं, अपनी एक मार्केटिंग टीम बनाते हैं, उस मार्केटिंग टीम के माध्यम से उपभोक्ता की पसंद को जानते हैं और वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि अधिक वस्तुओं की पूर्ति बाजार में हो पाती है। दूसरा चीज़, ऐसे उद्यमी जो जोखिम लेना पसंद करते हैं वह नए बाजार की भी खोज करते हैं, और जैसे ही नए बाजार की खोज होती है तो उस बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और जैसे ही उस बाजार में वस्तु को बेचा जाता है और उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो और भी उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने के लिए
आवश्यक है कि नई वस्तुओं को बनाया जाए। वस्तुओं में हमेशा सुधार होनी चाहिए। तीसरा चीज़, हमें हमेशा नए बाजार की खोज करनी चाहिए। तकनीक में बदलाव होना चाहिए जिससे कि वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाए। हम ये देखने को आया है और आप देख सकते हैं कि जो कंपनी समय के साथ अपने प्रोडक्ट, अपनी वस्तुओं में की गुणवत्ता, उसकी तकनीक में बदलाव नहीं करती है, वह प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है, यानी अप्रचलित हो जाता है और उपभोक्ता उन वस्तुओं को पसंद नहीं करते। जैसे कि हम जानते हैं या हमने देखा होगा या सुना होगा कि नोकिया बनाने वाली कंपनी एक समय जो नोकिया फ़ोन लेके आई थी, वो मोबाइल फ़ोन लेके आई थी, वो सभी उपभोक्ताओं के पास लगभग था। लेकिन समय के साथ नोकिया ने अपने प्रोडक्ट में बदलाव नहीं किया, जिससे कि नोकिया ने अपने बाजार का शेयर हिस्सा को खो दिया। इसलिए वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि समय के साथ वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी तकनीक में सुधार करना, उपभोक्ता की पसंद को जानना और उस अनुसार वस्तु को बाजार में बेचना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि वस्तु की पूर्ति, वृद्धि या कमी किस माध्यम से हो सकती है। धन्यवाद।